का सिलसिला। आयो रे शुभ दिन आयो रे। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं देश मेरे मेरी जान है तू। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। दोस्तों, ये पंक्तियां इस कार्यक्रम की शुरुआत में पढ़ने की इच्छा हो गई, इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि हमारे सामने जो शख्सियत है उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बहुत सारे युद्ध का सामना किया है और जैसा कि होता है कि युद्ध में जीत होती है, हार होती है, कुछ मिलता है, कुछ खोते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा भी युद्ध जीता है जिसमें कि उन्हें जीवन दान मिला है। तो इस तरीके के योद्धा जब सामने हो तो साथियों, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो हमने पंक्ति पढ़ी, या हम वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ये सब जब सुनते हैं तो एक रोमांच सा होता है, कहीं ना कहीं वीर रस में हम डूब से जाते हैं। तो आज कुछ कार्यक्रम ऐसा ही होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी। स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका। नमस्कार रेणु जी, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। आपने मुझे ये मंच दिया, ये अवसर दिया अपने श्रोताओं से मुखातिब होने का। ये मंच जो है गौरवान्वित है आप जैसे योद्धा के आने पर। मनोज कुमार सिन्हा जो एक बच्चा था किसी जमाने में, तो कितना आपस में स्कूल में भी ऐसे फाइटर टाइप के थे? किस तरीके के? मैं बड़ा शांतिप्रिय व्यक्ति था और आज भी शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हूँ। मुझे एक पूरा विश्वास था जो शांति है वो एक मूलभूत आवश्यकता है हर एक मनुष्य की। रोटी कपड़ा मकान के पश्चात जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद जो है शांति कौन नहीं चाहेगा। तो मैं ये मानता था कि सभी की रिक्वायरमेंट है, साहब मैं भी शांति से रहना चाहता हूँ, सभी शांति से रहना चाहते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता था कि हर कॉन्फ्लिक्ट को मैं अवॉइड करूं। अब वो ठीक है, जमाना था, समय था जब बड़े हो रहे थे स्कूल कॉलेज में, आज के जैसा वो नहीं है। आजकल तो टच करना मना है, तो पहले नहीं था, मतलब पहले उड़ जाते थे हम लोग। कभी भी अगर लड़ाई हो भी जाती थी किसी से, और मान लीजिए उस लड़ाई में विजय तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन जिसको कह सकते कि ठीक है आप जीत गए टाइप ना, उसमें भी मैं कभी प्रसन्न नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि मुझे इस बात का दुख होता था कि यार मैंने बहुत प्रयास किया था समझाने का कि भाई क्यों लड़ रहे, मत कर यार, ये रहने दे, ये छोटी सी बात है यार, ठीक है हो जाएगा। मैं तब तक क्या हुआ कि हाथ उठ गया, तो फिर उठ गया, तो फिर क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे इस बात का दुख होता था कि यार मैं समझा नहीं पाया कि हम ये लड़ाई रोक सकते थे, आवश्यकता नहीं थी हमें लड़ने की। और इस बात का भी अफसोस रहता था कि मैं छोटा रह गया। शायद मुझसे कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति, शायद कोई बड़ा, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई अंकल, कोई आंटी होते साथियों में से ही, जिसको मैं समझता था कि ये मुझसे ज्यादा परिपक्व व्यक्ति है, वो होता तो शायद समझा देता और ये लड़ाई नहीं होती। मैं छोटा रह गया। मतलब बात से बात खत्म की जा सकती है, हाँ, बात खत्म किया जा सकता है, आपका ऐसा मानना? ये मानना था कि मैं छोटा रह गया, मैं नहीं समझा पाया। तो आतंकवाद में भी आपने बहुत सारे इस तरीके के प्रयास किए? हाँ, मैं जब गया सेना में तो सबसे पहले जब मुझे आतंकवादियों का सामना हुआ, जब उनके विचार सोचना शुरू किया, उनके लिखे हुए, उनके विचारों के माध्यम जो भी है, उनके पैम्फलेट लिखे, उनके इंटरसेप्ट सुनते थे और उनके लाइव भी चलते थे तो हम लोग बीच में सुनते थे, तो मैं देखता था कि यार ये कितना मरने मारने पर सब उतारू हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनसे भी बात करके सुलझा देता हूँ ना, मतलब क्या दिक्कत है, क्यों लड़ रहे हैं यार हम लोग, क्या चाहिए क्या तुम्हें, हम क्यों लड़ रहे हैं, तू भी एक है मैं भी एक हूँ, तेरे भी 5 उंगलियां मेरी 5 उंगलियां हैं, तेरा भी वही लाल खून है मेरा भी वही लाल खून है, यार क्या है, क्यों लड़ रहे हैं, क्या फायदा। तो ये मैं एक प्रयास करता था। उस समय जो मेरे साथी थे वो थोड़ा सा बोलते भी थे यार क्या आतंकवादी थोड़े समझेगा। मैंने कहा नहीं, शांति तो मेरे ख्याल से वो भी रहना चाहता होगा, क्यों नहीं रहना चाहता, चलो लेट्स ट्राई, एक बार बात तो करते हैं। तो आप प्रयास करते थे? तो मैं प्रयास करता था बात करने का। अच्छा। लेकिन वहां पर बात करते करते एक पॉइंट आया जहां पर न जाने क्यों, और इस बार एक फर्क था पिछले प्रयासों में जो मैं एज ए ग्रू अप उसमें जो करता था, कि एक पॉइंट आया जहां मुझे लगा कि यार आई एम डीलिंग विद अ डिफरेंट एनिमल, इस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। मुझे इस बात का भी अफसोस नहीं है कि मेरी जगह कोई और होता तो समझा देता। मैंने इसको साक्षात नानक और बुद्ध भी आके नहीं समझा सकते। इट शुड नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। तो शायद उसी स्तर के व्यक्ति ने उनको युद्ध के लिए भी समझाया होगा कि युद्ध किया जाए। ऐसा भी तो संभव है ना, कोई भी विचार हमारे लिए अच्छा बुरा है, लेकिन अगर उनको उस रेणी जी एक बात बताता हूं मैं आपको, एक पॉपुलर परसेप्शन है कि टेररिस्ट आर ब्रेन वॉश्ड। गलत है ये। अच्छा। दे आर नॉट ब्रेन वॉश्ड, दे आर कॉन्शियस वॉश्ड। अंतरात्मा धो दी गई है। ब्रेन वॉश तो हम भी, मैं अपने बारे में कहूंगा, या मेरे जैसे कई लोग मेरे सुनने वाले भी मानेंगे
कि अपने युवा अवस्था में बचपन में शायद हम भी थे किसी बात पर, जो कि फिर जब ज्ञान हुआ, बोध हुआ, अनुभव हुआ तो हम बदल गए। किसी बात पे जिद की होगी, हमने भी की होगी, हम सब ने शायद कहीं ना कहीं अपनी युवा अवस्था में किसी बात पे जिद की होगी, कोई भी समझा रहा था तब नहीं समझ में आ रहा, फिर बाद में जब अनुभव हुआ, बोध हुआ तो बदले। तो ब्रेन वॉश थिंग इज जस्ट अबाउट टाइम कि वो बदला जा सकता है, सही इंफॉर्मेशन, सही एक्सप्लेनेशन के साथ इट कैन चेंज। बट जब किसी की अंतरात्मा ही नहीं हो तो उसमें क्या कीजिएगा जी। तो हम जब बात करते हैं किसी के साथ समझाने का, तो हम इस उम्मीद से बात करते हैं कि जैसे कि बिजली के प्लग में हम वो अपना प्लग डालते हैं ना दीवार में, जो सॉकेट होता है, इस उम्मीद में डालते हैं कि डाल देंगे कहीं तार बिजली है तो कहीं कनेक्ट हो जाएगा तो बत्ती जल जाएगी जी। अगर ढीला भी है तो हिलाते हैं कि चलो यार कहीं जो कनेक्शन मिल जाए। लेकिन जब बिजली ही नहीं है पीछे से तो उसमें हम क्या प्रयास कर रहे हैं? तो वो कॉन्शियस ही नहीं है बंदे में तो क्या प्रयास कर रहे हैं? कॉन्शियस ही वॉश्ड है ना, तो व्हाट आर वी ट्राइंग फॉर? देन उसके बाद वो व्यक्ति जो बिल्कुल शांति प्रिय है, जो अपने स्वार्थ के लिए या स्वाद के लिए मुर्गे भी नहीं काट सकता, वेजिटेरियन आदमी, वो व्यक्ति शत्रुओं का सर काटना चाहता था। एंड उसके बाद मैंने सेना में मुझे जितना मिला, व्हाट एवर आई कुड डू, आई डिड दैट। उस समय मैंने कहा शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं था मुझे, बट अब बाद में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि शायद मैं उसी स्थिति में चला गया था जिसमें शायद अर्जुन थे महाभारत के पहले जी। क्यों लड़ना, क्या फायदा है, शांति से रह लेते हैं। शायद मैं उस जोन में ट्राई तलाश कर रहे थे। और अब मुझे पता नहीं बुद्धि कहाँ से आई, हो सकता है मेरे को भी साक्षात तो मेरे सामने प्रकट नहीं हुए जैसे अर्जुन के सामने हुए थे, लेकिन हो सकता है कृष्ण की ही कृपा हो कि अचानक मुझे बोध आया कि ना, ही डजंट डिजर्व टू बी स्पोकन टू, एंड इससे बात करने को मतलब नहीं है, ही शुड बी किल्ड, पिक अप द वेपन एंड फाइट। एंड देन फिर हमने लड़े। दस्तखत कर दे, तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू
भीगा हो जो तेरे पसीने वही जीत का और चेहरा मारा अब है फर्श पर तेरा हक तो है शिखर हर बंधन से टूट के अपनी मंजिल पे कूच कर चर्चा हो इस बात का दुनिया की जुबान पर ऊपर वाले ने बनाया है क्या तेरे दोनों हाथों को तलवारें पिघला कर एक बड़ा सा यक्ष प्रश्न है कि आमतौर पर कहा जाता है कि लड़कों के लिए लड़का है रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, ये प्रश्न मेरे से बार बार आता है जी। वो सेना के अनुभव के कारण नहीं, और एक हाँ, जब सामान्य ऐड आया था एक बार ना मेरा जिलेट का, जी, मेन कैन क्राई, तो उसके बाद बहुत पूछते हैं सर ये आपने बहुत अच्छा दुनिया को बताया है कि मेन कैन क्राई, खासकर महिलाएं पूछती कि सर ये आपने बहुत अच्छा बताया लोगों की मेन कैन क्राई। सांस तो पुरुषों को आई होगी कि मैन कैन क्राई, ये सारी लोकोक्तियां पॉपुलर फ्रेज बन गए हैं जी। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेजेस जो बने हुए हैं वो सिर्फ इस अनुभव पे बने हैं कि 99% ऑफ द टाइम दीज फ्रेजेस, ये जो बात हैं, अच्छे शब्द हैं, अच्छे वाक्य हैं, ये सही बैठते हैं, बट वो रूल नहीं हो सकता। मैं बताता हूं क्यों। जो आपने कहा ना पुरुषों का रोना वगैरह, भावनाएं जो हैं, भावनाओं का अपना एक धर्म होता है, और अपने धर्म के अनुसार जब भी भावनाएं व्यक्त की जाएंगी तो वो उचित है, और उसके विपरीत की जाएंगी तो वो अनुचित है। अब उदाहरण में देता हूं आपको। अब ये कहा गया कि अब क्राइक भी है, चले आपने रोने की बात करी, रोना बिल्कुल सही है, मेन या वुमेन कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसू निकलना उचित है यदि उसके पीछे का कारण गौरव हो, प्रेम हो, करुणा हो। गौरव, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा खिताब जीतता है, तो आपने देखा होगा कोई वर्ल्ड कप जीता, आंख में आंसू आ गए जी। कोई टेनिस चैंपियन है, फाइनल जैसी शॉट में आता है, इतना बड़ा कप देखते हैं, आंख में आंसू, गौरव है वो। करुणा है, या आपका कोई बच्चा, कोई भाई बहुत बड़ा खिताब जीतता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फर्स्ट आ गया, टॉप कर गया, या कोई बहुत बड़ी सफलता पाए तो आंख में आंसू आते हैं, गौरव। करुणा है किसी की पीड़ा देखकर। करुणा लेकिन किसके प्रति आनी चाहिए? सज्जन व्यक्ति के प्रति। दुष्ट के प्रति करुणा नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं प्रयास शायद पहले कर रहा था, जो अर्जुन को हो रहा था, वो वाली करुणा गलत, वो मिसप्लेस्ड है, इसीलिए ज्ञान देना पड़ा, हाँ, उपदेश देना पड़ा, हाँ जी। वो करुणा नहीं। सज्जन व्यक्ति के साथ कोई पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा के मर्म को आप महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आपके अश्रु आ रहे हैं, बिल्कुल उचित है। किंतु यदि आपका अश्रु आ रहे हैं भय की वजह से, गलत है, या कहीं बचाव के लिए आप रो रहे हैं, हाँ, या कायरता की वजह से रो रहे हैं जी, कि आपके सामने चुनौती है, चुनौती बड़ी विडंबना है, आप टूट गए हैं, आप रो रहे हैं, वो गलत है। तो सबका धर्म होता है। उसी प्रकार से जैसे मैं बोलूंगा कि एक पॉपुलरली बोल दिया गया है, हमेशा मुस्कुराते रहो। अब आप बताइए, आप जहां रह रहे हैं, आपके बगल के वाले पड़ोस में कोई मृत्यु हो गई हो, क्या आप मुस्कुराना उचित है कि हंसना उचित है? नहीं है। सही बात। तो स्थिति पर धर्म के अनुसार हर भावना और भावना की अभिव्यक्ति बिल्कुल उचित है। एक दूसरा है कि भाई कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन आप जा रहे हैं और किसी महिला के साथ कोई व्यभिचार कर रहा है, वो आपकी अपनी भी हो सकती है, पराई भी हो सकती है जी, और अगर मुझे क्रोध नहीं आ रहा है तो फिर कोई गलत है। हाँ, तो क्रोध आना चाहिए, अनिवार्य है क्रोध आना। तो जो पॉपुलर फ्रेजेस बने हुए हैं ना, वो इसीलिए बने कि 99% वो सही बैठते हैं, लेकिन वो 1% गलत हो जाता है। हर परिस्थिति में वो सही नहीं है, लेकिन चूंकि हम अनुभव के हिसाब से ये जितने भी लोग वाक्य बने हैं जो उपदेश के रूप में प्रचलित हैं, वो जीवन के अनुभव से बने हैं। लोगों के अनुभव में 99%, 99% वो सही बैठता है, तो उसको हम चिपका देते हैं, बट वो 1% में वो गलत हो जाता है। क्योंकि 99% अगर हम क्रोध करेंगे तो वहां पर वो नुकसान करेगा आपको। हाँ, लेकिन जो सुनने वाला तो वो उसको 100% मान के चल रहा है ना, कि भाई इतने बड़े महान व्यक्ति ने कहा है तो हम मुझे कभी क्रोध नहीं करना, इतने बड़े महान व्यक्ति ने कहा है तो मुझे सदैव मुस्कुराना चाहिए, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप ये समझें कि आप जिस परिस्थिति में और सही अगर बैठता है वो भावना, तो आप भावना की बिल्कुल अभिव्यक्ति करें। पीड़ा है तो आंसू, गर्व है तो आंसू आ जाए तो अच्छी बात है। उसी प्रकार से करुणा है, उचित है करुणा सही व्यक्ति के लिए तो आने चाहिए। गीतों में अगर बात करें तो सबसे पसंदीदा एक गीत को नहीं कह सकते, फिर भी कुछ गीत याद आ रहे हैं? बहुत सारे गीत हैं,
फिल्म को याद आ रही है जो देखी हो? गीत के लिए एक फिल्म थी मेरे जीवन साथी, उसका एक गाना था ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एक लाइन गा के सुनाइए ना। आहा हा, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन, ओ मेरे
के समय आंसू की बात चल रही है, तो आपको किस समय आया? अपनी सफलता पर उतना ज्यादा तो नहीं, हाँ एक बार हुआ था जब मैं ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरे पिताजी का सपना था, एक उस समय थोड़ा सा गर्व हुआ था। लेकिन उससे ज्यादा गर्व मुझे सबसे ज्यादा हुआ तब कि इसकी थोड़ी सी भूमिका है जी। कि मेरे पिताजी बचपन से चाहते थे कि मैं बहादुर बनूं। एयरफोर्स स्टेशन में मैं बिल्कुल उनके मापदंड पे उनके खरे उतरता था। एयरफोर्स स्टेशन में जैसे थे मैं उनके हिसाब से ठीक था। कितने वर्ष आपने एयरफोर्स में रहे? मैं पिताजी के साथ बचपन से रहा, उसके बाद मैं खुद 12वीं के बाद एयरफोर्स में गया और फिर ग्रेजुएशन करके फिर मैं आर्मी में आ गया था। जी। तो एयरफोर्स में जब मैं पिताजी के साथ रहा था तो उनके आकांक्षाओं पे मैं ठीक था, लेकिन जब भी गांव जाते थे बिहार जी, तो जैसे ही वहां पहुंचते थे तो मेरे पिताजी की आकांक्षा होती थी उनके लड़कों के बराबर उतना ही मैं टफ हो जाऊं, उतना ही मैं निर्भीक हो जाऊं, उतना ही निर्भय हो जाऊं। वहां पर वो पाते थे कि यार ये इसके लेवल का नहीं है, थोड़ा कमजोर पड़ गया मेरा लड़का। हालांकि मेरे चाचा और बाकी लोग बोलते भी थे कि बाहर से आया है यार, अपेक्षा मत करो कि उतरते ही ये सीधा उनके बराबर हो जाए, चाहे वो मेहनत का काम हो, जो बोझा उठा रहा है तो भी उठाएगा। और बिजली है नहीं, रात का समय है, बाकी लोग चले जाते थे, हम बिजली में रहने वाले व्यक्ति, अंधेरा वहां पर, हम चले जा रहे हैं। बाकी गांव में है, कहानियां सुनते रहते हैं, फलाने को सांप ने काट लिया, फलाने पेड़ पर भूत रहता है, ये सब भी सुनते थे। लेकिन वो तो उनको लोग तो डर नहीं लगता था, हमें थोड़ा सा लगता था। तो वो उनको लगता था कि यार ये मेरा लड़का उस लाइक नहीं, उनके जैसा नहीं है, टफ नहीं है, हाँ टफ नहीं है, थोड़ा साहसी और होना, ये उनको हमेशा एक लगता था। तो जब मैं अफसर भी बन गया तो शायद उनके वो करियर वाला महत्वाकांक्षा तो हो गया, लेकिन वो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अभी भी वो नहीं हो पा रहा, मिसिंग है। तो जब मुझे गोली लगी, फोन किया, पिताजी फ्लाई करके आए, श्रीनगर उतरे, तो उनको जो रिसीव करने गए वो मेरे ही जवान जो मेरे साथ ऑपरेट करते थे वही गए रिसीव करने जी। वहां से बैठा के गाड़ी में अस्पताल तक लाए, तो रास्ते पर उन्होंने उन्हें कहानियां सुनाई होंगी कि साहब तो डरता नहीं है, साहब तो घुस जाता है आतंकवादियों के बीच में, ये वो पूरी कहानी। फिर श्रीनगर बेस पहुंचे तो वहां पर भी मेरे सीओ साहब, मेरे सीनियर अधिकारी, डॉक्टर भी, मतलब कहने का मतलब आईसीयू में मेरे को देखने के पहले बहुत सारे लोगों ने उनको मेरे बारे में बताया था जी, और उनको इस बात का विश्वास हो चला था कि यार ये लड़का जो है साहस की जो मेरी आकांक्षाएं थी ये उस पे तो उन सब सीमाओं को पार कर गया है। वो जैसे ही मेरे को देखे उन्होंने अंदर आईसीयू में, और बाकी पिता होता तो कोई और सवाल पूछता कि कैसे हो क्या हो, मेरे पिताजी का पहला वाक्य था कि बेटा तू ब्रेव कब बन गया। ऐसा मुझे तो पता ही नहीं चला जी, तो इतना ब्रेव बन गया। वो फिर उनके आंसू भी निकले, मेरे भी आंसू निकले। तो वो एक मेरे लिए मौका था कि हाँ मैं अब जाके पिताजी की अपने उम्मीदों पे खरा उतर पाया हूँ। क्या बात है। तो वो फिर आंसू वहां उनके सपने अब पूरे हुए। हाँ, वो एक अलग, बिल्कुल अलग तरीके का जज्बा, पिता का भी और आपका भी। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला, हम जो चुने तो मिलता जोश है, तेरी ही खातिर चाहिए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे सारा जहां। के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा, इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, ये बदल
कुछ भी चक्कर को छावी एक दिल डाले मन को डरा के रगों में फटेगा जोश जगा अर्श की उड़ाने लगानी है इन हवाओं का रुख बदलना आज है देश ये इबादत हमारी है तू ये आज सब दोहरा झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे कविताएं और कितनी आप करते हैं, अब कितनी करते हैं? मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं अपने आप को ये टैग नहीं देना चाहता कि मैं जी। कवि हूं, कि मैं कवि हूं हर महीने में एक लिखनी चाहिए। कविता मैं तब लिखता हूं जब मुझे कुछ कहना होता है, अभिव्यक्ति करनी है, और मुझे लगता है कि यार लंबे चौड़े शब्दों में ये उतना कह नहीं पाऊंगा हाँ हाँ और लंबा हो जाएगा, या कभी कभी लगता है कि साधारण भाषा में शायद कहा ही नहीं जा सकता, जी तो मैं उसको फिर कविता के रूप में डाल देता हूं। जी। उसी को फिर लोग कहते हैं, पसंद करते हैं, तो वही तो चलता है। कुछ और आपके विचार कविता के माध्यम से? तो कविता पे ऐसा है कि एक विचार है, मैंने कहा ना जब विचार एक प्रकट करना हो तो तभी मैं कविता लिखता हूं, वरना मैं नहीं लिखता। जी। तो एक भारत के सिपाही का एक धर्म संकट है। वो धर्म संकट ये है कि सांस्कृतिक रूप से जो हमारा ग्रोथ रहा है, जो हमारी मानसिकता रही है, वो सदैव रही है कि हम जो है रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ नैतिकता को फॉलो करते हैं। तो अगर आप पुराने इतिहास में चले जाएं तो हमारे यहाँ पर युद्ध होते थे, दिन तय होता था, स्थान तय होते थे, जी। शंख बजता था तो युद्ध शुरू होता था, उसके पहले को कुछ नहीं करता, फिर शाम को शंख बज जाए तो युद्ध खत्म हो जाता। सूर्यास्त के बाद। हाँ, और युद्ध के मैदान के बाहर के लोग मतलब इतने निश्चिंत होके देखते भी थे सुरक्षित दूरी से, जी। कि उनको पता था चाहे वो प्रजा इधर की हो चाहे इधर की हो, कि ये मर्यादा सैनिक जो है नहीं तोड़ेंगे, चाहे मैं उधर का हूं लेकिन प्रजा पर वार नहीं हो। जी। मतलब इस मर्यादा से हम आए हुए हैं, जी। नारी पे वार नहीं करना है, वो सारा कुछ है। तो आज भी हमारे अंदर में डीएनए में तो कहीं ना कहीं वही है ना। जी। तो भारत का सिपाही आज भी उसी परिस्थिति में है। तो खासकर जब भारत के सिपाही जब कश्मीर में जैसे जगहों पे जाता है, वहां पर वो देखता है शत्रु जो है वो जानता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सभ्य व्यक्ति है, इसके लिए ये अपनी सभ्यता की सीमा नहीं मर्यादा लागेगा। तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए वो फायदा उठाता है। तो कभी जाओ तो वो बच्चे आ जाएंगे सामने, कभी नारियों को आगे कर देंगे, उसको पता है कि इसके लिए हाथ उठाना मुश्किल है, वृद्ध नारी। हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है इसके, तो उस धर्म संकट में इसको फंसा दो। भारत का सिपाही वो चाहता है कि यार सीधा सीधा युद्ध कर। तो ये एक भारत के सिपाही की ये जो कविता है, ये भारत का सिपाही एक शत्रु के जनरल से ये कह रहा है। अच्छा। क्योंकि दिमाग तो जनरल साहब का है ना उधर, जी जी जो जिस युद्ध पूरा होता है देश क्या में, बात। आतंकवादी भेजते तो वही है। जी जी। तो ये उसको ये संदेश है क्या बात है। भारत के सिपाही का, ये मैं आपको सुना रहा हूं। कविता का नाम है सैनिक का संस्कार। स्वागत। तो ये है, मैं भारत का सैनिक हूं, संस्कारों से मैं बाध्य हूं, युद्ध हो तो मर्यादा में, इन विचारों से मैं बाध्य हूं। मैं भारत का सैनिक हूं, संस्कारों से मैं बाध्य हूं, युद्ध हो तो मर्यादा में, इन विचारों से मैं बाध्य हूं। क्यों बच्चों को बीच में लाते हो तुम, पत्थर उन्हें थमाते हो, बनाकर तुम बारूद उन्हें उन्हीं को फटवाते हो। कभी बनाते अफजल हो तुम, कभी बनाते अफजल हो तुम, कभी भेजते हो कसाब, कभी तो खुद भी सामने आओ कर लेते हैं पूरा हिसाब। कभी बनाते अफजल हो तुम, कभी भेजते हो कसाब, कभी तो खुद भी सामने आओ कर लेते हैं पूरा हिसाब। क्या वतने मोहब्बत काफी नहीं? भाई मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं, तू भी सिर्फ देश के लिए लड़, बाकी बातें क्यों बीच में ला रहे हैं? क्या वतने मोहब्बत काफी नहीं जो खुदा को बीच में लाते हो? काम करो तुम शैतानों के, क्यों खुदा का नाम गिराते हो? चलो आतंक तो आतंक सही। अब भारत का सिपाही कहता है कि चलो तुम्हें टेरर का ही गेम खेलना, ओके तुम्हारी बात मानते हैं, चलो आतंक तो आतंक सही, पर वो तेरा होना चाहिए। तेरे में हिम्मत है तो तू डराना भाई। जी जी। तू ये क्या भेजता बाहर किसी किराए के और के बंदे? हाँ। तेरे में हिम्मत है, तू अपना भय पैदा कर। चलो आतंक तो आतंक सही, पर वो तेरा होना चाहिए, और वो हृदय जिसे तू डरा सके वो मेरा होना चाहिए। मेरे साधारण नागरिकों को देश के क्यों डरा रहा है? सही बात है।
तो एक तो भाड़े के टट्टुओं को मत भेज, तू डरा सकता है, तेरे में मादा है तो डरा, और मेरे नागरिकों को मत डरा यार, तू डरा सकता है, मैं सिपाही खड़ा हूं तो मुझे डरा के दिखा। क्या बात तो है। चलो आतंक तो आतंक सही, पर वो तेरा होना चाहिए, और वो हृदय जिसे तू डरा सके वो मेरा होना चाहिए। चूड़ी उतार पर्दे से निकल, चूड़ी उतार पर्दे से निकल, चेहरे से अपने वस्त्र उठा, तू पौरुष रख, तू पौरुष रख, चल योद्धा बन, कभी तो खुद से अस्त्र उठा। चूड़ी उतार पर्दे से निकल, चेहरे से अपने वस्त्र उठा, तू पौरुष रख। वो पर्दे के पीछे है ना, आतंकवादी भेज रहा है, पर्दे के पीछे तो वही है, बिल्कुल कमान के पौरुष रख, हिम्मत है तू हथियार उठा, तू पौरुष रख, चल योद्धा बन। क्या पीछे से गेम खेल रहा, सामने आ जा। तू पौरुष रख, चल योद्धा बन, कभी तो खुद से अस्त्र उठा। अब फिर वही वाली बात सिपाही कहता है जो हमारे इतिहास में होता था, जिस तरह से युद्ध भूमि चुनते थे, समय निश्चित करते थे, उसकी बात करते हैं। चल गांव गली हर शहर को छोड़े, चल गांव गली हर शहर को छोड़े, लोग मिले उस प्रहर को छोड़े। बोला ना, शाम को सीएसटी प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ होता है, उसी पर हमला करना है। मतलब तुम क्या है ये तुम्हारा, किसी समय लोग होते हैं उस समय अटैक करोगे साधारण नागरिक, तो ऐसा मत करो, लोगों के बीच में मत। इसीलिए चल गांव गली हर शहर को छोड़े, लोग मिले उस प्रहर को छोड़े, मैदान युद्ध का चुनते हैं, खेत खलिहान हर नहर को छोड़े। वाह, इन सब से अलग हटके किसी को तंग नहीं करते यार, तू और मैं आ जा आमने सामने, क्या बात। और कोई नुकसान कहीं किसी का ना हो, आ जा लड़ते हैं। अब तू स्थान बता, तू समय बता, मैं वहीं मारने आऊंगा, खोद के तेरी कब्र मही मैं वहीं गाड़ के आऊंगा। सैनिक से सैनिक युद्ध करे, लेट्स फाइट मैन टू मैन, सोल्जर टू सोल्जर। ये मत ला यार, औरतों को, पुरुषों को, साधारण नागरिकों को, प्लीज बच्चों को ये बीच में मत ला। सैनिक से सैनिक युद्ध करे, औरों को ना अवरुद्ध करें, और किसी के जीवन में हम अवरोध ना पैदा करें, हम सिर्फ लड़ते हैं। चलो, सैनिक से सैनिक युद्ध करें, औरों को ना अवरुद्ध करें, खून बहे बस तेरा मेरा, युद्ध करें तो शुद्ध करें। वाह, मैं भारत का सैनिक हूं, संस्कारों से मैं बाध्य हूं, युद्ध हो तो मर्यादा में, इन विचारों से मैं बाध्य हूं। क्या बात है। ये मेरी इच्छा है कि हमारे शत्रु इस बात को समझ जाए, उसके बाद भारत का सैनिक दिखाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे।
भारत का ये जो सैनिक हमारे सामने है, उसको जब सेना मेडल मिला, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो सेना में है, ये लड़ते हैं, सरकार जो है वो हमारे सीनियर जो है उसको पहचानते हैं, रिकमेंड करते हैं मेडल्स के लिए, तो वो गर्व की बात है। 6 आतंकवादी मारने के लिए हमें सेना मेडल मिला। तो कौन कौन गया था परिवार से? परिवार से मेरी पत्नी गए थे, मेरे दोनों बेटियां गई थी। हम चढ़े स्टेज पर, लिया हमने मेडल, वो गौरव की बात है जी। गौरव की बात यह है कि जब आदमी कोई बड़ा पद हासिल करता है जी, सेना में भी रैंक हासिल करता है जी, सिविल में कोई पीएचडी हासिल करता है, तो उसके नाम के पहले रखता है लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, डॉक्टर, जी, प्रोफेसर, सो एंड सो। जी। मेरे नाम के बाद में नाम आता है सेना मेडल। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपके नाम के बाद भी कोई एक अलंकार लग जाए है। तो मेरा नाम जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल है। तो पूरा ऐसे बोला जाता है, पूरा ऐसे बोला जाता है। मैं कभी छोड़ भी दूं तो मेरी बेटियां जो है वो छोड़ती नहीं है। अगर कोई परिचय मांगे, मैं सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा बोलूं तो मेरी बेटी बोलती बाकी कौन बोलेगा। क्या बात है, बच्चों को जाहिर है कि गर्व होगा इस बात पर। तो भाई हमें भी गर्व है इस बात पर और हमारे सभी श्रोताओं को भी होगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल, ये हुआ आपका पूरा नाम? जी जी, पूरा। तो आगे से अब हम लोग यही बोला करेंगे। कोई इस नाम को हम एक बार फिर से सलाम करते हैं। बट आए थे मनोज, जाएंगे सिर्फ मनोज, बराबर उस बात का कोई गुमान नहीं है, ये सब रह जाएगा यहीं। सिर्फ वो आए थे उतने ही जाएंगे। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कर मैं जहां के गम भुला दूं। तेरे केसों में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं।
बता दूं। तो ये जो मनोज आए थे, उन्हें बचपन की कोई कविता याद है? बचपन की तो नहीं, बस जो अब मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति जो पहले बिल्कुल शांति प्रिय था, उसके बाद जो भी था जीवन ने, अनुभव ने सिखाया, खूब रक्त देखा हमने। रेणु जी, रक्त ऐसा है कि इस पे भी कुछ भ्रांतियां हैं। धर्म और अधर्म की अगर लड़ाई हो तो रक्त तो बहेगा, इससे हम भाग नहीं सकते। मैंने वो जैसे भावनाओं में बात कहा था मैंने कि उचित स्थान पर उचित जगह पर सब सही है, तो धर्म और अधर्म की लड़ाई में रक्त बहे तो उसमें कोई वो नहीं, वो बहेगा। बस इतिहास में सदैव बहा है, आगे भी बहेगा। और इसी बात को समझाने के लिए मेरी अगली कविता है। ये एक सिपाही कह रहा है, इतिहास से वो जो सीख रहा है, वो सिपाही उसी इतिहास को साधारण जन के सामने वो प्रस्तुत कर रहा है। इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर काल खंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं। अक्षरों से प्रिंट होता है जी। और रेखाओं से मानचित्र बनते हैं। बिल्कुल। तो हर काल खंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी हैं। यदि सोचते हो ऐसा तो ये तुम्हारा भ्रम है। हम सोचते हैं ना इतिहास उस किताब में, तो वो भ्रम है, वहां इतिहास नहीं है। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, कौन सी कहानी? फला सम्राट ने है वो युद्ध जीत लिया, मानचित्र की रेखाएं बदल गईं। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। तो इतिहासकार वो नहीं है जो राइटर का नाम रहता है हिस्ट्री बुक पे। हम बोलते हैं ना फेमस हिस्टोरियन, वो नहीं होता है। रचता तो वो है, रचता वो है, अपने लाल रक्त बहाकर। बिल्कुल। कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। क्योंकि नियति है, यदि खून तो बहेगा। हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। अब अगली पैराग्राफ में मैं पहले वो 3 घटनाएं बताऊंगा इतिहास की, जिसमें हम ये मान बैठे थे कि हम शांति से ये काम कर लेंगे, लेकिन रक्त बहा। और उसके बाद 3 घटनाएं वो जिसमें हम समझ गए थे कि नहीं, शांति से काम होगा। तो पहला है, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों घटा था? बससे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? और दूसरी तरफ पहला जो है वही 71 की बात करूंगा मैं, सन 71 की लड़ाई की। तो आखिरी लाइन थी, बससे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? किंतु जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा था। रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिटा था। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। क्या बात है। उसका अगला है कि मुझ पे ना हो विश्वास, कि भाई मैं सिपाही साधारण सैनिक बोल रहा है यार, कोई पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे तो सुनेंगे तो ठीक है। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा, डॉक्टर साहब से पूछ लो। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा, छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा। पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा, अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा। और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और है फिर उसके अगला कि है कोई प्रेम का मलहम, चलो फिर भी नहीं मेरी बात मानते, है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहां बुलवा लो, जाओ प्यार से बुलवा लो। हाफिज शहीद हैं, अजहर है, नकवी है, उनको बुला लो अगर तुम्हारे में ताकत है। कोई प्रेम का मरहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहां बुलवा लो। उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा लो। तुम बुला लो और समझा लो, अगर समझ सकते हो तो ठीक है, फिर से हम पीछे हट जाएंगे भाई। तो उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा दो, वरना करने दो मुझे अपना काम, सिपाही कहता है, वरना करने दो मुझे अपना काम, तुम बैठो और मजा लो। क्योंकि यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। कभी कभी सेना कोई कार्रवाई करती है तो काफी लोग बोलते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता। उसके जवाब में सिपाही कह रहा है बिल्कुल, तो करने दो मुझे अपना काम, तुम बैठो और मजा लो। क्योंकि यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और आखिरी है, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, बहेगा सिर्फ हमारा खून। सीएसटी प्लेटफॉर्म पर पुलवामा की सड़क पे, ट्राइडेंट होटल, ताज होटल के फर्श पे किसका खून था? हमारा खून जी। मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, बहेगा सिर्फ हमारा खून। और खून की हर बूंद देगी यही शिक्षा कि नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। एक बहुत जज्बाती कविता, इसको किस रस में रसी पगी कही जाए, बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी भावनाओं को आपने अपने शब्दों, कवित्व के माध्यम से प्रकट किया। जी। सरहद पे चले
सरहद पे हमें आवाज लगानी है। भारत माता, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, सर चढ़ते हैं हम। पर्वत को गिराते बढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं हम। चट्टान से जोड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं, एक निशा, बढ़ते चलो। करुण कहो प्यारे, बलिदान परम धर्म, जादू बलवान, जय भगवान सर्वदा शक्तिशाली। जय मां काली, आयो गोरखाली। दरिया की तरह हम बहते हैं, लेकिन चौकन्ने हम रहते हैं। औलादी इरादे रखते हैं, हर फर्ज निभाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो। वीर मदरासी, हरिकोड़ हरिकोड़ हरिकोड़, बोला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बदरी विशाल लाल की, बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय, बोलो हिंदुस्तान की जय। जो बोले सोने हाथ, सत श्री अकाल। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। कालिका माता की जय, ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं, एक निशा, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। चलते चलते एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि मनोरंजन के लिए मनोज सिन्हा जी क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए गाने हम सुनते हैं और इसकी आदत हमें पड़ी बचपन से ही। जी और पहले तो टीवी वगैरह होता नहीं था, तो रेडियो ही सुनते थे। और रेडियो में भी आज के जैसे 50 चैनल तो थे नहीं, जी सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो था, विविध भारती था। और विविध भारती का सबसे जो प्रचलित, सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम था हमारा जयमाला था। तो उसी में गीतों के श्रृंखला सुना करते थे, उसी से मनोरंजन हो जाया करता था। वहीं से कुछ ये सोच विचार की वो जो थी उन्हीं गीतों से लगा और वो आज तक चला आ रहा है। जी। गीतों में अगर बात करें तो सबसे पसंदीदा एक गीत को नहीं कह सकते, फिर भी कुछ गीत याद आ रहे हैं? बहुत सारे गीत हैं। फिल्म को याद आ रही है जो देखी हो? फिल्म जो थी एक परिचय, जितेंद्र और जया बहादुर जी का, जी जी उसमें का एक गाना था मुसाफिर हो यारों। जी। वो गाना मुझे बहुत पसंद आता था। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना,
चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो दोस्तों ये थी एक लंबी सी बातचीत, अलग अलग तरीके के संघर्ष, विचारों का संघर्ष, युद्ध का संघर्ष, बहुत सारे जीत हार और उसके साथ जुड़ा दर्शन, कविताएं, इतना विविध रंगी ये हमारा जो आज का साक्षात्कार रहा, वो सिर्फ और सिर्फ हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल के कारण और उनके बच्चों के कारण। ये जो सेना मेडल लगाकर बोलना बेटी को बहुत पसंद है, इसीलिए हम बार बार लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर बार ऐसे ही आपका पूरा नाम बोला जाए। यहाँ आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई अपने जीवन से जुड़ी हुई और बाकी हम सब के भी जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो आपके माध्यम से हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, नाम का आपने जो बात की, तो नाम चाहे जैसे लिया जाए, जितना लिया जाए, बस जी। प्रेम से लिया जाए, सम्मान से लिया जाए, इसी बात की आकांक्षा है। और आपने यहाँ मुझे प्रेम से बुलाया, सम्मान दिया और ये अवसर दिया कि मैं आपके श्रोताओं के, आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को अपने दिल की बात कह पाऊं। इस बात के लिए मैं आपका, विविध भारती का बहुत बहुत आभारी हूं। इस बात की आशा रखता हूं देखिए, कोई अवसर मिलेगा तो मैं बात करूंगा जरूर। और सम्मान की जहां तक बात होती है कि अक्सर हमें लगता है कि हम सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन आज आपका आगमन ऐसा लग रहा है कि हम खुद अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और हमें लगता है कि आपकी पूरी ये यात्रा सुनकर जो पुरस्कार जो भी आपको मिला होगा, वो खुद भी सम्मानित हुआ होगा, जो भी आपको मिला होगा। बस ये सम्मान ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी बिल्कुल, है ना, और इसी के लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। इस उम्मीद के साथ कि और तमाम लोगों तक आपकी बात जाए और ये अच्छे अच्छे विचार जो हैं वो उनकी आत्मा तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे और कहीं ना कहीं उसको अपनी जीवन में आत्मसात करें। इस उम्मीद के साथ आज की ये बातचीत यहीं पर समाप्त बहुत करते बहुत हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत नहीं गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।